चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर की जो बेस है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। जी बेटा, हम बात करेंगे वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ये टॉपिक है और ये आपकी जो फ्यूचर बायोलॉजी क्लासेस होंगी उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी, वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ये बेटा आप यहाँ पे देखें, ये डीएनए का मॉडल यहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर जो है वो दिखाया गया है और फिर इसी मॉडल को मज़ीद मैग्नीफाई करके भी यहाँ पर जो है वो दिखाया गया है। तो बात करते हैं जी वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए की। 1953 में बेटा, 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन दो साइंसदानों ने क्या किया, प्रोपोज्ड किया। बेटा प्रोपोज का मतलब होता है पेश करना। द प्रोपोज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो पेश किया। अच्छा, अब ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर इन्होंने पेश किया बेटा, यही आपकी बुक में डायग्राम में दिखाया हुआ है। मैं इसको ड्रा करने की भी कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास जो है ना, ये बेटा ये है हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर। अच्छा, अब वाटसन क्रिक मॉडल के मुताबिक ये जो डीएनए का मॉडल पेश किया था वाटसन और क्रिक ने, बेटा इसके मुताबिक जो डीएनए है, अ डीएनए मालिक्यूल, बेटा ये फर्स्ट पॉइंट आपका बनेगा। अ डीएनए मालिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू पोलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। ठीक है, डीएनए के अंदर बेटा ये जो आपको स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे हैं ना, एक स्ट्रैंड ये वाला है और एक स्ट्रैंड ये वाला है, ये बेटा बेसिकली न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। और यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो मैग्नीफाई करके डायग्राम दिखाई हुई है ना बेटा, इसमें ये जो है ये आपके पास फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये जो है ना बेटा ये आपके पास सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है। तो ये बेटा न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से ये पूरा एक स्ट्रैंड बना हुआ है। इसको बेटा कहते हैं पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। क्यों, अब यहाँ पे देखें, ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना बेटा, इस न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है शुगर होती है, दूसरा इसमें फास्फेट होता है और तीसरा बेटा इसमें नाइट्रोजनस बेस होता है। ये जो कलर्स यहाँ पे शो किए हुए हैं ना, ये तीन पार्ट्स हैं। ये तीन पार्ट्स जब इकट्ठे होते हैं ना, तो ये बेटा तीन पार्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, ये बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं और इस साइड पर भी आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में भी न्यूक्लियोटाइड, चार न्यूक्लियोटाइड इस साइड पर अटैच है और चार ही न्यूक्लियोटाइड इस साइड पर भी अटैच है। तो ये बेटा न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होकर क्या करते हैं, पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो है वो बना देते हैं। ठीक है, पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बना देता हूँ। मैं इसको इरेज करके दोबारा डायग्राम जो है वो शो कर रहा हूँ। एक पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हमारे पास इस तरह होता है, फिर दूसरा पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड इस तरह होता है। ये दोनों जो पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है ना बेटा, ये क्या करते हैं, दीज स्ट्रैंड क्वाइल अराउंड ईच अदर। ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के गिर्द क्वाइल हो जाते हैं इस तरह से। ये स्ट्रैंड एक दूसरे के गिर्द क्वाइल होते हैं और हमारे पास ये डबल हेलिक्स शेप डीएनए बना देते हैं। अच्छा, ये डबल हेलिक्स क्यों कहा गया बेटा, ये देखें, ये जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये है पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो मौजूद हैं आपस में, इसलिए हम इसको बेटा कह रहे हैं पोली न्यूक्लियोटाइड। पोली मीन मैनी, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से ये स्ट्रैंड बना हुआ है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं बेटा पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। ठीक है। अच्छा, अब ये जो पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं, जब ये एक दूसरे के गिर्द क्वाइल होते हैं, एक दूसरे के गिर्द ये लिपटते हैं, ठीक है, तो ये जो शेप बनती है ना इस तरह करके जो शेप बेटा, इसको हम कहते हैं हेलिक्स। ये फिजिक्स की लैंग्वेज में हम इसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं हेलिक्स। अब चूंकि दो स्ट्रैंड्स होते हैं तो ये बन गया डबल हेलिक्स, क्योंकि एक हेलिक्स ये हो गया, दूसरा हेलिक्स ये हो गया, तो ये मिलकर बेटा ये जो शेप बनती है ना, इसको हम कहते हैं डबल हेलिक्स शेप डीएनए। ठीक है, तो बेटा ये पहला पॉइंट होगा। पहला पॉइंट क्या बताता है कि डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है, जो डीएनए होता है, ये टू पोलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है और ये दोनों पोलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो है बेटा, ये एक दूसरे के गिर्द क्या होते हैं, क्वाइल होते हैं और क्वाइल होकर ये डबल हेलिक्स शेप डीएनए बना देते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा दूसरी चीज़ जो है ना, दूसरा आपने सेकंड नेक्स्ट टू लाइन है, आपने उसको पॉइंट नंबर 2 कर लेना है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 हमें कहता है कि जी देयर इज़ आ फास्फेट शुगर बैकबोन ऑन द आउटसाइड ऑफ डबल हेलिक्स। ठीक है,
एंड द नाइट्रोजनस बेस आर ऑन द इनसाइड। अब ये जो इसका क्या मतलब है बेटा, इसको भी ज़रा समझे। मैं यहाँ पे ना इसको समझाने के लिए डीएनए बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में बना रहा हूँ। इस तरह चले हम इसको डीएनए को समझने के लिए ना हम इसको इस तरह बना लेते हैं, ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर बेटा जो है वो न्यूक्लियोटाइड मौजूद है। अब न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, इसमें ये शुगर होती है, ठीक है, शुगर होती है, और उसके बाद यहाँ पे फॉस्फेट लगा होता है, और बेटा ये अंदर वाली साइड पर जो है ना यहाँ पे लगी होती है नाइट्रोजनस बेस। फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ जाता है, उसका भी ये शुगर है, ये फॉस्फेट होता है, और यहाँ पे बेटा लगी होती है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। दूसरे न्यूक्लियोटाइड की भी इसी तरह होगी बेटा। तो अब ये जो स्ट्रैंड है ना, ये जो लाइन बेटा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको बेटा हम कहते हैं बैकबोन, इसको हम कहते हैं बैकबोन, और ये है इनर साइड। तो ये जो डबल हेलिक्स डीएनए होता है ना बेटा, इसकी जो ये जो बैकबोन होती है, ये वाली जो है, जिसको मैं इस साइड पे भी हाईलाइट कर रहा हूँ, इस साइड, ये जो बैकबोन होती है, जैसा कि आप बेटा डायग्राम में भी देख सकते हैं, इस बैकबोन में ना 2 चीज़ें होती हैं। इसमें एक होती है शुगर और दूसरा बेटा होता है इसमें फास्फेट। जबकि इनर साइड पर आप देखें, हेलिक्स की अंदर वाली साइड पर आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या मौजूद है, नाइट्रोजिनस बेसिस मौजूद है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट हमें क्या कहता है, इन डबल हेलिक्स नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ ओपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ओपोजिट मीन आमने सामने वाले। देखिए बेटा ये जो अब एक न्यूक्लियोटाइड तो हमने इस साइड पे बना, देखिए मैं डायग्राम को थोड़ा, इसको थोड़ा मैं मोटा करके बनाता हूँ। यहाँ पर देखिए ज़रा, इसको थोड़ा ब्रॉड कर देते हैं। एक स्ट्रैंड ये हो गया और एक स्ट्रैंड ये हो गया। अब इस स्ट्रैंड में ये भी ये न्यूक्लियोटाइड का मैंने शुगर बना दिया, ये मैंने फास्फेट बना दी, और ये मैंने नाइट्रोजनस बेस बना दी। अब ये दूसरा स्ट्रैंड है, यहाँ भी न्यूक्लियोटाइड जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है ना बेटा, ये उसकी नाइट्रोजनस बेस होगी इनर साइड पर, और ये उसका शुगर और फास्फेट हो गया। अब आप देखिए इस डबल हेलिक्स में वो क्या कहता है, इस डबल हेलिक्स में जो ओपोजिट न्यूक्लियोटाइड, अब देखिए बेटा ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये आमने सामने वाले न्यूक्लियोटाइड है, दीज आर कॉल्ड ओपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये ओपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स की जो नाइट्रोजनस बेस है ना बेटा, ये आपस में पेयर अप होंगी। पेयर अप का मतलब है ये आपस में बॉन्ड बनाकर जो है वो अटैच हो जाएंगी। देखिए ज़रा वो क्या कह रहा है, इन डबल हेलिक्स, इस डबल हेलिक्स डीएनए में जो आमने सामने वाले जो ओपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनकी जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, वो क्या करती हैं बेटा, आपस में पेयर अप हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। थ्रू किसके ज़रिए जुड़ जाती हैं बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए जुड़ जाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए। और ये जो पेयरिंग होती है ना, ये इनका नाइट्रोजनस बेसिस का जो आपस में ये जो जुड़ना होता है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, मतलब मखसूस होता है। ये नहीं है कि कोई भी नाइट्रोजनस बेस, अब बेटा याद रखिएगा नाइट्रोजनस बेस जो है ना डीएनए में 4 टाइप्स की होती हैं। एक होती है बेटा एडिनिन, एक होती है बेटा थाइमीन, साइटोसिन और गवानीन। ये 4 किस्म की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं डीएनए के अंदर। तो वो कहता है ये जो पेयरिंग होती है ना, ये बड़ी स्पेसिफिक होती है। वो कैसे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए ज़रा, वो कहता है दी नाइट्रोजनस बेस एडिनिन मेक पेयर विद थाइमीन ऑफ ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड। ये जो एडिनिन होती है ना बेटा, अगर यहाँ पे एडिनिन होगी ना तो इसके सामने थाई, एडिनिन हमेशा थाइमीन के साथ ही पेयर अप होगी। और ये जो बेटा साइटोसिन है ना, ये गवानीन के साथ पेयर अप होगी। अब अभी हमने ऊपर पढ़ा कि पेयरिंग इनकी कैसे होगी, ये आपस में अटैच कैसे होंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। तो बेटा देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडिनिन एंड थाइमीन। तो आपने याद रखना है कि एडिनिन और थाइमीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, और गवानीन और साइटोसिन के दरमियान बेटा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये डबल हेलिक्स हमारे पास डीएनए जो है वो बेटा बनता है। तो जेम्स वाटसन के और फ्रांसिस क्रिक के पेश किए गए मॉडल के मुताबिक डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है ये कंसिस्ट होता है, ये बना होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पर, जो कि एक दूसरे के गिर्द क्वाइल होकर डबल हेलिक्स शेप डीएनए बना देते हैं। सेकेंड पॉइंट बेटा हमने पढ़ा कि इस डबल हेलिक्स में जो बैकबोन होती है वो किससे बनी होती है, वो बैकबोन बेटा बनी होती है शुगर से और फास्फेट से। जबकि इनर साइड पर क्या होता है, हेलिक्स की इनर साइड पर होती है नाइट्रोजिनस बेसिस। तीसरा पॉइंट बेटा हमने पढ़ा कि डबल हेलिक्स ये जो डीएनए होता है, इसमें जो आमने सामने वाले जो ओपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनकी नाइट्रोजिनस बेसिस आपस में क्या होती हैं, जुड़ी होती है। बेटा यहाँ पर देखिए जो नीचे डायग्राम में ये जो येलो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये नाइट्रोजिनस बेसिस है, ठीक है। अब ये आमने सामने वाली जो नाइट्रोजिनस बेसिस है यहाँ पे पेयर अप हो रही हैं, आपस में अटैच हो रही हैं। अब एडिनिन जो होती है वो थाइमीन के साथ जो है, एडिनिन हमेशा थाइमीन के साथ पेयर अप होती है, और बेटा गवानीन जो होती है ना वो साइटोसिन के साथ पेयर अप होती है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड भी नजर आ रहे हैं और 3 भी नजर आ रहे हैं। तो जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा वो एडिनिन और थाइमीन के दरमियान है, और 3 जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना बेटा वो गवानीन और साइटोसिन के दरमियान मौजूद है। तो ये बेटा 3 से 4 पॉइंट्स आपने याद करने हैं, और ये साथ में बेटा डायग्राम भी आपने लाजमी बनानी है।